हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश तिवारी आप सभी का सर्वेश स्टडी चैनल में स्वागत करता हूं। पिछला वीडियो हमने डाला था जिसमें हमने टॉपिक कवर किया था प्लेन मिरर तक, और आप सभी जानते हो कि हम क्लास 10 फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन लेके चल रहे हैं। तो उसके आगे से मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा, जिसमें अगला हमारा टॉपिक क्या है, स्फेरिकल मिरर। जैसा कि मैंने बताया था, मिरर की डिफिनेशन बताई थी, और मिरर के दो टाइप मैंने बताया था, जिसमें पहला कंप्लीट कर लिया था प्लेन मिरर, और दूसरा कौन सा टाइप है, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर से हम आज स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। और यदि आपको हमारे कॉन्सेप्ट से कोई डाउट होता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में हमको मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक के पास, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इसमें बताया जा रहा है कि अगर हम इसको पढ़ें तो इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ द हॉलो स्फीयर देन द मिरर इज स्फेरिकल। मतलब कि इसकी डिफिनेशन के द्वारा हमको बताया जा रहा है जो चीज, कि कोई भी मिरर है वो स्फेरिकल मिरर तब कहा जाएगा जब उस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी हॉलो स्फीयर का पार्ट हो, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान देना आप सभी, कि कोई भी मिरर स्फेरिकल मिरर तब कहा जाएगा जब उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक हॉलो स्फीयर का पार्ट हो। अब यहां पे बता रहा है कि इट इज ऑफ द टू टाइप। ये दो टाइप के होते हैं, एक है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो हम कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे। तो पहले हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, उसके बाद हमारा टॉपिक नेक्स्ट वाला होगा जो कॉनकेव मिरर, उसको हम बाद में देखते हैं। तो पहले हम आते हैं कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। इसमें दे रहा है कि अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर। तो बता रहा है कि एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हो वो कर्व्ड हो और आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। मतलब उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ रहा हो, जहां पे रेज पड़ने के बाद डाइवर्ज हो या कन्वर्ज हो, जो भी है, ये डाइवर्जिंग है तो डाइवर्ज होंगी, और रिफ्लेक्ट हो, रेज रिफ्लेक्टेड सरफेस पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो रेज, तो वो कैसा हो, आउटवर्ड हो। वही चीज बता रहा है कि अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। मतलब एक स्फेरिकल मिरर कॉन्वेक्स मिरर कब कहा जाएगा, जब उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस साइड हो, बाहर की तरफ हो, आउटवर्ड साइड में हो। जैसा कि अगर हम फिगर में देखें तो फिगर में भी ये दिख रहा है कि ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, और ये इस साइड जो ये वाला पार्ट है इसका, वो क्या है, पॉलिश्ड, ठीक है। तो ये जो इनर साइड पार्ट है उसको हम पॉलिश्ड कर देंगे तो ये पॉलिश सरफेस बन जाएगा, और जो इस साइड हमारा ये वाला पार्ट है आउटवर्ड वाला, वो कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मतलब अगर इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाइट की रेज इंसिडेंट होंगी तो वो रिफ्लेक्ट होंगी, तो इसको कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, कोई भी स्फेरिकल मिरर कॉन्वेक्स मिरर तब कहा जाएगा जब उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाला सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड हो, बाहर की तरफ कर्व्ड हो, ठीक है, कर्व्ड हो और आउटवर्ड हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसका किधर हो, बाहर की तरफ हो, तो उस मिरर को क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई आपको। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा दूसरा पार्ट है स्फेरिकल मिरर का, सेकंड वाला, वो है कॉनकेव मिरर। तो हम कॉनकेव मिरर को डिफाइन करते हैं। बता रहा है कि अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। बोल रहा है कि एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड कर्व्ड हो। मतलब कि यदि कोई स्फेरिकल मिरर है तो उसको हम किस कंडीशन में कॉनकेव मिरर बोलेंगे, उस कंडीशन में कॉनकेव मिरर बोलेंगे जब उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, जहां पे लाइट की रेज
पड़ने पर रिफ्लेक्ट करती हैं, मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो वो किस साइड हो, इनवर्ड हो, अंदर के साइड हो। तो अगर हम ये फिगर आप देख पा रहे होगे, अगर हम ये फिगर देखें तो इसमें क्या है, ये इसका पॉलिश्ड वाला सरफेस है, ये पॉलिश्ड सरफेस हो गया, और ये वाला कौन सा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किस साइड है, अंदर के साइड पड़ रहा है कि नहीं, ये इसका बाहरी पोर्शन हो गया और ये इसका इनर पोर्शन हो गया। तो वही बता रहा है कि कोई भी स्फेरिकल मिरर कॉन्केव मिरर कब बोला जाएगा, उस कंडीशन में बोला जाएगा जब क्या हो कि उस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हो वो इनर साइड में हो, अंदर के साइड में यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है किसी स्फेरिकल मिरर का, तो उस स्फेरिकल मिरर को क्या कहेंगे हम, कैसा मिरर है, कॉन्केव मिरर। उसके बाद बोल रहा है कि इट इज आल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर। इसका क्या मतलब है, पिछले वाले कॉन्वेक्स में क्या था कि इट इज आल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर, और कॉन्केव के लिए क्या दे रहा है कि इट इज आल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर। तो कन्वर्जिंग का मतलब होता है कि इकट्ठा करना, मिलाना, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अगर यहां से इसको कन्वर्जिंग बोल रहा है, मतलब कॉन्केव मिरर को हम क्या बोल सकते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोल सकते हैं। मतलब कि अगर यहां से लाइट रेज इस पे पड़े कुछ इस तरीके से, ठीक, तो ये लाइट रेज पड़ रही हैं, तो इसको कन्वर्जिंग, इसका नेचर इसलिए बोला जा रहा है कि इसके एपर्चर से टकराने के बाद, इंसिडेंट होने के बाद ये लाइट रेज क्या होंगी, ये जाके किसी एक पॉइंट पे मीट करेंगी। ये आपको आगे अच्छी तरीके से क्लियर होगा। तो इसी वजह से ये बोला जा रहा है कि अगर कोई कॉन्केव मिरर है, उसके एपर्चर पे लाइट की रेज इंसिडेंट हो रही हैं, तो वो आगे जाके एक किसी पॉइंट पे मीट करेंगी, कन्वर्ज करेंगी, इसी वजह से इसको कन्वर्जिंग मिरर बोला जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है, तो अगर यही हम बात करें, ये तो हमारा कॉन्केव मिरर है, हम कॉन्वेक्स मिरर इधर बनाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा। अभी हम एक ट्रिक बताएंगे आपको, जैसे कि कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर हो, कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर हो, ये आप आसानी से याद कर सकोगे। तो ये हमारा कौन सा मिरर है, ये हमारा कॉन्वेक्स है। इसको हम इसलिए बना रहे हैं कि केवल हमको इसमें डाइवर्जिंग नेचर दिखाना है। जैसे कि पिछले वाले डेफिनेशन में ये बताया था कि इट इज आल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर, किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। तो अगर ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहां पे अगर लाइट की रेज पड़ती हैं कॉन्वेक्स मिरर के एपर्चर पे, अगर लाइट रेज पड़ती हैं तो ये आगे चल के क्या होंगी, ये ऐसे डाइवर्ज कर जाएंगी। एक और रेज ले लेते हैं, यहां पे लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे इस वाले पोर्शन में क्या हो रहा है, इस वाले मिरर में क्या हो रहा है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसके लिए डाइवर्जिंग नेचर बताया गया था कि इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं। तो उसका बताने का केवल यही मीन था, मतलब था कि यहाँ पे अगर कॉन्वेक्स मिरर में लाइट की रेज इंसिडेंट होंगी तो वो आगे चल के क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, बिखर जाएंगी, ठीक है। लेकिन कन्वर्जिंग मिरर किसको बोला जा रहा है, कॉन्केव मिरर को। तो कॉन्केव मिरर के लिए जो कंडीशन बनेगी वो ये होगी कि अगर इसके एपर्चर पे लाइट रेज इंसिडेंट होंगी तो वो आगे चल के किसी न किसी पॉइंट पे मीट करेंगी,
इसी वजह से इसको कन्वर्जिंग बोला जा रहा है, और जो पिछला हम लोगों ने पढ़ा उसको डाइवर्जिंग बोला जा रहा है। उसके बाद हमारे मिरर के कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, एपर्चर हो गया, ये सारी चीजें किसे कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो ये सारी चीज जो है वो मिरर के पैरामीटर्स हैं। तो अब हम मिरर के पैरामीटर्स पढ़ेंगे, जो कि जब हम इमेज का फॉर्मेशन करेंगे कॉनकेव मिरर द्वारा और कॉन्वेक्स मिरर द्वारा, जब इमेज का फॉर्मेशन होगा तो इमेज के फॉर्मेशन में ये सारे जो मिरर के पैरामीटर हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, तो उनको जानना आवश्यक है। तो पहला जो हमारा मिरर का पैरामीटर है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से डिनोट करते हैं। आइए इस पे बात करते हैं। द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। बता रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वो होगा यदि कोई मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, तो वो स्फेरिकल मिरर जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट होगा, उस हॉलो स्फीयर का जो सेंटर होगा उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे उस मिरर का। फिर से देखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा कि जो कोई यदि कोई स्फेरिकल मिरर है तो उस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट है, वो स्फेरिकल मिरर जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट है, मतलब जिस हॉलो स्फीयर से काटा गया है, जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट है, उसी के सेंटर को ही हम उस स्फेरिकल मिरर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। अब एक चीज हम बताना भूल गए आप सभी को कि कॉनकेव में रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर होता है कि इनर होता है, कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर होता है कि आउटर होता है, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो हम इसका ट्रिक बता रहे हैं कि आपको नॉर्मल सा है कि जैसे अगर बात आती है कॉनकेव की, एक हमने कॉनकेव ले लिया और दूसरा कॉन्वेक्स ले लिया, ठीक है। तो अगर कॉनकेव मिरर की बात आती है तो अगर इसका हम लास्ट में जो आ रहा है लेटर वो क्या है, ई है, और कॉन्वेक्स में लास्ट वाला लेटर क्या है, एक्स है। अब इसकी डिफिनेशन की तरफ अगर जाएं तो कॉन्वेक्स मिरर में हमने क्या बताया था कि जिसका क्या ये एक्स है तो एक्स का ये ई है और ये क्या है, एक्स है। अब यहां पे देखो कॉनकेव मिरर की डिफिनेशन में क्या है, इनवर्ड, क्या हो, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर हो, इनवर्ड हो। तो कॉनकेव मिरर के लिए क्या बोल रहा है, इनवर्ड हो। इन का मतलब आई, इसका हम पहला लेटर ले लेते हैं, और कॉन्वेक्स है तो इसका आउटवर्ड होगा, जाहिर सी बात है उसका अपोजिट। तो यदि ई आता है तो आई यूज करेंगे, मतलब यदि कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के लिए आपको केवल लास्ट वाला लेटर ई याद करना रहेगा और कॉन्वेक्स के लिए लास्ट वाला एक्स। तो यदि ई आता है तो आई याद कर, आई इसके साथ आएगा, और यदि एक्स आता है मतलब कॉन्वेक्स आता है तो उसका ओ रहेगा, मतलब आउटवर्ड उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा। मतलब ऐसे समझो कि यदि यहाँ पे देखिए A to Z में पहले ई आता है तो ई अगर पहले आ रहा है तो आई भी पहले आता है, ओ पहले आता नहीं है तो ई आई के साथ चला जाएगा, ये पे भी पहले आता है और आई भी पहले आता है। लेकिन A to Z में एक्स भी बाद में आता है और एक्स से पहले ओ आता है, मतलब ओ और एक्स को अगर ई और आई से कंपैरिजन करें तो ओ और एक्स बाद में आते हैं। तो हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए ओ याद रखेंगे और कॉनकेव मिरर के लिए आई याद रखेंगे। मतलब कॉनकेव मिरर की बात आएगी तो हम इस तरीके से समझ लेंगे कि उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनर साइड में होगा, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में जो होगा वो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर साइड में होगा। कॉन्वेक्स का आउटर साइड और कॉनकेव का इनर साइड। हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया हमारा, मतलब कि सेंटर किसी भी मिरर का, स्फेरिकल मिरर या किसी भी मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा,
वो उसी जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट है वो स्फेरिकल मिरर, जिस हॉलो स्फीयर से काटा गया है वो स्फेरिकल मिरर, उस हॉलो स्फीयर का जो सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर बोला जाएगा। इसमें आगे कुछ और दिया है कि द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, बोल रहा है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, यदि हम अभी तो हम केवल स्फेरिकल मिरर की बात की, अगर हम उसके टाइप पे जाते हैं तो कॉनकेव मिरर के लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो इन फ्रंट ऑफ लाई करेगा, मतलब कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके सामने लाई करेगा। कॉनकेव मिरर ये बना हुआ है, अगर हम क्या बोलें कि ये एक लाइन है तो इसी लाइन पे हम यहां कहीं इसका मानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो मतलब बोल रहा है कि जो कॉनकेव मिरर होगा उसके लिए अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर आइडेंटिफाई करें तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होगा। ठीक है, लेकिन while it lies behind the convex mirror, अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात आती है तो इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर साइड में है, तो अगर यहां से हम एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, आगे हम समझेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, हमारा पैरामीटर वो भी होगा मिरर का पैरामीटर, उसको हम बाद में समझेंगे। तो ये यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ की बात करें, इस कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं हम, तो कॉन्वेक्स मिरर में कैसा दे रहा है कि while it lies behind the convex mirror, कॉन्वेक्स मिरर के लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है तो इसके पीछे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, मतलब इधर कहीं होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि कॉनकेव मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड में होगा, मतलब कॉनकेव मिरर के फ्रंट ऑफ होगा, और कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बैक साइड होगा, बिहाइंड होगा, मतलब कॉन्वेक्स मिरर के पीछे बनेगा। दूसरा जो हमारा मिरर का पैरामीटर है वो है पोल। पोल किसे कहते हैं? द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड द पोल। ठीक है, तो इसका फिगर ड्रॉ करते हैं हम। ये कैसा मिरर है हमारा? इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है? इनर साइड है, तो इनर का आई आ रहा है। ठीक है, आई के साथ क्या आएगा, मैंने क्या बताया था, आई के साथ ई आएगा, मतलब ई के साथ आई आएगा, तो ये कौन सा मिरर होगा हमारा? कॉनकेव मिरर। ठीक, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जहां पे क्या है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये हम पहले पढ़ चुके कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, उसका जिस हॉलो स्फीयर का ये स्फेरिकल मिरर पार्ट होगा, उसी हॉलो स्फीयर का जो सेंटर होगा वो इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो दूसरा जो हमारा मिरर का पैरामीटर है वो है पोल, इसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके लिए क्या बता रहा है, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड द पोल। मतलब जो स्फेरिकल मिरर है उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होगा, सेंटर वो क्या है, एक पॉइंट है, और उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोल। ठीक है, फिर से समझते हैं कि जो एक स्फेरिकल मिरर होगा हमको उसमें आइडेंटिफाई करना है कि इस स्फेरिकल मिरर का पोल वाला पॉइंट कौन सा है। तो हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, वो इस तरह से कि जो स्फेरिकल मिरर है उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पूरा होगा, मतलब ये अगर स्फेरिकल मिरर है हमारे पास तो इसका जो ये पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये पूरा चीज, तो इसका इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होगा उसी सेंटर को क्या बोलेंगे? पोल पॉइंट।
क्या बोलेंगे? पोल। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड द पोल। मतलब जो स्फेरिकल मिरर हमारे पास होगा उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पॉइंट होगा उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे? पोल। और इसको किस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा? पोल है तो पोल, पी से पोल, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो हमारा मिरर का पैरामीटर आ रहा है वो क्या है? एपर्चर। एपर्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं? द्वारक, मतलब उसका पूरा स्टार्टिंग पॉइंट। तो एपर्चर को हम डिफाइन करेंगे अगर, तो द डायामीटर ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। डायामीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, मतलब अगर ये हमारे पास एक जो स्फेरिकल मिरर है इसका जो डायामीटर होगा, ये चीज अगर इसका डायामीटर ड्रॉ करें हम, कैसे ड्रॉ करेंगे? ये कुछ इस तरीके से, जैसे कि हमारे पास एक ये सर्कल है, हम बोले इसका डायामीटर ड्रॉ करो, तो हमको जो सेंटर पॉइंट होगा इसका उसी सेंटर से पास करता हुआ एक हम कॉर्ड खींच देंगे। डायमीटर को क्या बोलते हैं? सर्कल का सबसे बड़ा वाला कार्ड भी बोलते हैं। सबसे बड़ा कॉर्ड होता है सर्कल का, उसी को डायमीटर बोलते हैं। तो इसका डायमीटर निकालना था, हमने यहां से खींच दिया। अब इसका क्या है? इसका जो ये एपर्चर क्या होगा कि जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, क्या है? द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। इस स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर होगा उसी को क्या बोलेंगे? एपर्चर। इसको नॉर्मली हम M1 M2 नाम दे सकते हैं। मतलब M1 से लेके M2 तक जो इसका डायमीटर है वही इस स्फेरिकल मिरर का एपर्चर होगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। उसके बाद जो हमारा चौथा पैरामीटर है मिरर का वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहला वाला जो मिरर का पैरामीटर था उसमें हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसमें क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका सेंटर पॉइंट ये था, ठीक है, इसका जो सेंटर पॉइंट मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर ये था। तो एक तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे डिफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर of which the reflecting surface of the spherical mirror forms a part। फिर से हमको बता रहा है कि एक जो जिस स्फेरिकल मिरर का हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है, मतलब जो भी स्फेरिकल मिरर हमने लिया है, सपोज वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, कोई भी स्फेरिकल मिरर है, तो उसमें अगर हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो हमको क्या जानना है? सबसे पहले हम एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं। वो कौन सा स्फीयर होगा? वो स्फीयर जिसका पार्ट स्फेरिकल मिरर है, मतलब जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट स्फेरिकल मिरर होगा, या जिस स्फेरिकल मिरर जो स्फेरिकल मिरर होगा वो जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट होगा उसका जो रेडियस होगा। अब जैसे ये स्फीयर है या हॉलो स्फीयर या स्फीयर कह लो, तो ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, तो इसका रेडियस क्या होगा? इस सेंटर पॉइंट से हमने यही बताया, चाहे सर्कल हो चाहे स्फीयर हो, इसके सेंटर पॉइंट से हम सर्कमफियरेंस पे एक पॉइंट, एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट क्या बोला जाएगा? रेडियस। ठीक है, तो इसी का क्या है? इसी हॉलो स्फीयर का पार्ट ही तो है ये स्फेरिकल मिरर, ये वाला पोर्शन कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात हो रही थी। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर of which the reflecting surface of the spherical mirror forms a part। मतलब जिस hollow sphere का पार्ट होगा स्फेरिकल मिरर, जिसमें हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना चाह रहे हैं, तो उस hollow sphere की जो रेडियस होगी वही रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर होगा। ठीक है, तो जैसे ये हमारा कौन सा मिरर है, इसका
रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो किधर है, इनर साइड है, तो इनर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो कॉनकेव मिरर होगा। और कॉनकेव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो इन फ्रंट ऑफ होता है, ठीक है। तो यहां से लेके इसके सेंटर से लेके इसके बॉर्डर तक, मतलब सर्कमफियरेंस तक, यहां अगर यहां की बात करेंगे तो इसके सेंटर से लेके इसके सर्कमफियरेंस तक, तो जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो क्या होगी, रेडियस होगी। लेकिन यहाँ पे सर्कमफियरेंस का ये जो मेन पॉइंट है पोल वाला, तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसी डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। किससे, कैपिटल आर से। तो हमारा जो नेक्स्ट मिरर का पैरामीटर है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, तो बता रहे कि अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल। ठीक है, तो बताना चाह रहा है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा किसी भी स्फेरिकल मिरर का, जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा उसको डिफाइन हम कैसे करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन जो कि स्फेरिकल मिरर के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, उस स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन जो कि स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर पास करे, तो उसे क्या बोलेंगे, उस लाइन, स्ट्रेट लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद है प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल। ठीक है, ये समझने वाली बात है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो मिरर पे हमेशा नॉर्मल होता है। नॉर्मल होने का मतलब वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है, मतलब कि मिरर पे ये हमेशा परपेंडिकुलर या नॉर्मल होता है प्रिंसिपल एक्सिस। और कहां पे, एट इट्स पोल, इसके पोल पॉइंट पे। मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो मिरर को जिस पॉइंट पे कट करेगा उसी को वही क्या होगा, उसका पोल होगा। मतलब पोल पॉइंट पे ये हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पोल पॉइंट, मिरर के पोल पॉइंट पे नॉर्मल होता है। छठा जो हमारा मिरर का पैरामीटर है वो है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं, तो हम समझते हैं प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉलिंग ऑन द कॉन्केव मिरर मीट एट द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। तो पहले हम इस कॉन्केव मिरर की बात करेंगे। तो क्या कह रहा है कि रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसी रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है पूरा, ये स्ट्रेट लाइन, और इसके पैरेलल ये कौन सी रेज हैं, ये चारों रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं। फॉलिंग ऑन द कॉन्केव मिरर, जो इस कॉन्केव मिरर पे फॉल हो रही हैं, मीट एट द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पे वो मीट करती हैं, कब, जब इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे हम इसके रूल के बारे में बात करेंगे कि ये जो पैरेलल रेज आ रही हैं वो फोकस पे क्यों स्ट्राइक कर रही हैं, क्यों इंसिडेंट हो रही हैं, फोकस से होकर ही क्यों जा रही हैं। ठीक है, तो ये इमेज फॉर्मेशन का रूल है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हम समझते हैं कि बता रहा है कि जो कॉन्केव मिरर है उस पे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज फॉल हो रही हैं, इंसिडेंट हो रही हैं, वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होंगी, एक प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे मीट करेंगी। तो जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस के करेंगी ये सारी रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हुई थी मिरर पे, उसी प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। फिर से समझते हैं कि जो कॉन्केव मिरर है
अभी हम केवल कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस की बात कर रहे हैं, अभी हम कॉन्वेक्स की बात नहीं कर रहे हैं। केवल और केवल हम प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। तो कॉनकेव मिरर ये है, इस कॉनकेव मिरर पे जो लाइट रेज इंसिडेंट हो रही हैं, जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रेज इंसिडेंट हो रही हैं, वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे मीट करेंगी। उस मीटिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। उसके बाद हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल फोकस कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। व्हेन द रेज, ये पैरेलल है, ठीक है, when the rays parallel to the principal axis incident on the mirror, the reflected rays appear to come from a point on the principal axis is called as principal focus of convex mirror। अब कॉन्वेक्स मिरर में अगर हम प्रिंसिपल फोकस को आइडेंटिफाई करना चाहें तो हम इस तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कुछ रेज जब मिरर पे इंसिडेंट होती हैं, मिरर पे फॉल होती हैं, तो रिफ्लेक्शन के पश्चात वो किसी एक पॉइंट पे मीट करती हुई सीम होती हैं, प्रतीत होती हैं। तो उस जिस पॉइंट पे मीट करती हुई प्रतीत होती हैं उसी पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। एक बार फिर से मैं दोनों को समराइज कर दे रहा हूं कि प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर क्या होता है और प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर की। तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर ये होता है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कुछ रेज मिरर पे इंसिडेंट होती हैं, फॉल होती हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रेज प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे मीट होती हैं, मिलती हैं ये सारी पैरेलल रेस, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। किसका? कॉनकेव मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि जब कुछ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज मिरर पे इंसिडेंट होती हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पे ये रेज मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। इसके बाद इमेज फॉर्मेशन का कुछ रूल है, मतलब इमेज जो फॉर्म होती है, जो भी इमेज फॉर्म होगी, अगर हम किसी मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा, उस इमेज बनने के भी रूल्स होते हैं। मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग रेज जाएंगी और रिफ्लेक्ट होंगी, इंसिडेंट होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, और जहाँ पे उन सभी का इन दोनों का मीटिंग पॉइंट होगा उसी को क्या बोलेंगे? उस ऑब्जेक्ट का इमेज बोलेंगे। तो इस इमेज के फॉर्म करने का, इस इमेज के बनने का कुछ रूल है, तो उसको हम समझते हैं कि पहला जो रूल है, रूल्स ऑफ द इमेज फॉर्मेशन, मतलब इमेज बनने के भी कुछ रूल्स होंगे। यदि अगर किसी मिरर पे कुछ रेज इंसिडेंट कर रही हैं और इंसिडेंट करने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो उसके इंसिडेंट करने और रिफ्लेक्ट होने के बाद एक कंडीशन आती इमेज फॉर्मेशन की। उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो इमेज बनने के भी कुछ रूल्स होते हैं। तो वो इमेज बनने के रूल्स क्या हैं, हम उसको समझते हैं। तो जो पहला रूल है वो ये कहता है कि a parallel ray to the principal axis, a parallel ray to the principal axis after reflection will pass through the principal focus in case of concave mirror or appear to come from the principal focus in case of convex mirror। बता रहा है कि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यदि हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर पे यदि पैरेलल रे का मतलब किसके पैरेलल होंगी? प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि कुछ रेस इंसिडेंट होती हैं
किस मिरर में? कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर में यदि पैरेलल रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होती हैं तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होकर जाएंगी? प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएंगी। फिर से समझिए पहला रूल, कॉनकेव मिरर में यदि कुछ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होती हैं मिरर पे, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रेज प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएंगी। उसके बाद बोल रहा है कि और appear to come from the principal focus in case of convex mirror। सारी चीजें सेम है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। वो क्या है कि यदि कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज इंसिडेंट होती हैं तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। रियली ये ऐसा नहीं होता, ये वर्चुअल होता है, ऐसा हम आभास करते हैं, ये क्लियरली हमको दिखता नहीं है। एक बार फिर से मैं समराइज कर रहा हूं फर्स्ट रूल को कि कॉनकेव मिरर पे यदि कुछ पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज इंसिडेंट होती हैं तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएंगी। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि यदि कुछ पैरेलल रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं इंसिडेंट होती हैं कॉन्वेक्स मिरर पे, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। तो इमेज फॉर्मेशन का हमारा जो दूसरा लॉ है वो ये है कि a ray passing through the principal focus of a concave mirror or a ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis। मतलब कि इसका कंक्लूजन ये निकल रहा है, मतलब ये इंस्ट्रक्शन द्वारा ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो कॉनकेव मिरर है, पहले हम कॉनकेव मिरर में देखते हैं, तो कॉनकेव मिरर में यदि कोई भी रे प्रिंसिपल फोकस से पास करती हुई मिरर पे इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होके बाहर निकलेगी, रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, एक बार फिर से कि यदि कॉनकेव मिरर में कोई भी रे प्रिंसिपल फोकस से पास करती हुई मिरर पे इंसिडेंट करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो यदि कोई भी रे कॉन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट होती है और वो प्रिंसिपल फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत करती है, अगर इसको आगे बढ़ाएं हम तो ये क्या हो रही है, प्रिंसिपल फोकस की साइड जा रही है, ऐसा हमको आभास हो रहा है। तो यदि कॉन्वेक्स मिरर पे कोई भी रे इंसिडेंट करती है और वो प्रिंसिपल फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके निकलेगी। फिर से एक बार, कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन बता रहा है कि अ रे व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, मतलब कि प्रिंसिपल फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत हो रही है। कॉन्वेक्स मिरर में यदि कोई भी रे मिरर पे इंसिडेंट होती है और वो प्रिंसिपल फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद वो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके इमर्ज करेगी, निकलेगी। ठीक है, इमेज बनने का जो तीसरा रूल है वो ये है कि अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर आर डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। तो इसके द्वारा हमको ये बताने की कोशिश की जा रही है इस इंस्ट्रक्शन के द्वारा
कि यदि कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि कोई रे पास करती हुई मिरर पे इंसिडेंट कर रही है तो वो उसी सेम पाथ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके वापस चली जाएगी। फिर से कॉनकेव मिरर में यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर कोई रे पास करती हुई मिरर पे पड़ती है, इंसिडेंट होती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद वो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसी पाथ को लेके वापस चली जाएगी। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो यदि कोई रे कॉन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट होती है और वो रे क्या है, डायरेक्टेड टू द इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, मतलब कि कोई रे कॉन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट हो रही है और अगर हम देखें तो वो किस तरफ जाती हुई प्रतीत हो रही है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर की तरफ जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो वो वापस रिफ्लेक्शन के बाद वो वापस उसी पाथ से चली जाएगी। ठीक है, इमेज बनने का फोर्थ और लास्ट रूल जो है वो ये है कि अ रे इंसिडेंट ऑब्लिक्यूली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स द पोल ऑन द कॉनकेव और द कॉन्वेक्स मिरर is reflected obliquely. The incident and reflected ray follow the laws of reflection at the point of incidence, making equal angles with the principal axis. Means ये बता रहा है कि रे इंसिडेंट ऑब्लिक्यूली का मतलब कोई एंगल क्रिएट करते हुए कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ पोल पॉइंट पे, ठीक है, कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर, दोनों के लिए ये फिगर सेम रहेगा। ठीक है, मतलब जो रे डायग्राम वो सेम रहेगा, मिरर तो अलग अलग ही रहेगा। तो ये बताया जा रहा है कि इस रूल में कि कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, यदि कोई भी लाइट रे मिरर पे इंसिडेंट होती है और मिरर के किस पॉइंट पे इंसिडेंट हो, पोल पॉइंट पे, कोई भी लाइट रे कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के पोल पॉइंट पे इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो रिफ्लेक्शन का लॉज फॉलो करेगी। फिर से एक बार, यदि कोई भी लाइट रे कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो करेगी, मतलब रिफ्लेक्शन जो होगा वो रिफ्लेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग हो। दे रहा ना कि द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस। इक्वल एंगल्स बनाने का मतलब क्या है कि जो रिफ्लेक्शन का लॉ है वो क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो फिर से बता दें कि कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर पे पोल पॉइंट पे, मिरर के पोल पॉइंट पे या प्रिंसिपल एक्सिस के पोल पॉइंट पे यदि कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है तो वो रिफ्लेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट होगी और दोनों ही मिरर में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो अगेन रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आप सभी मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सर्विस स्टडी के नाम से चैनल है, और लाइक शेयर करना मत भूलना। और इस पूरे कॉन्सेप्ट में यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना, जिससे हमको पता चल सके कि आपको किस चीज़ में डाउट है और मैं उसकी अगली वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूं।